नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा भाटोडेकर, हिमेटोलॉजिस्ट, हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन फ्रॉम हिमेटो ऑन्कोलॉजी केयर सेंटर, वडोदरा। डीवीटी का ट्रीटमेंट एक्चुअली इसलिए किया जाता है कि हम पीई को प्रिवेंट करना चाहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और उसमें रिस्क ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए डीवीटी जब भी होता है तो उसका ट्रीटमेंट इज़ नथिंग बट प्रिवेंशन ऑफ पीई। एंड जब पीई हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बेसिकली किया जाता है टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो डीवीटी या पीई के ट्रीटमेंट में मेन क्या है? प्रिवेंशन। और इसी तरह से जब हम डीवीटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पीई को प्रिवेंट करने के लिए, पीई को ट्रीटमेंट कर रहे हैं लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए, तो क्यों ना हम डीवीटी को ही प्रिवेंट करें, तो आगे के सब कॉम्प्लिकेशन या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डीवीटी प्रिवेंट करने के लिए देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हमको समझने चाहिए। डीवीटी सभी पेशेंट्स में होता है ऐसा नहीं है, ट्रिगर्स होते हैं डीवीटी के। डीवीटी किस पेशेंट में हो सकता है, कौन से पेशेंट में हाई रिस्क है डीवीटी होने का, ये हम यदि पहचान जाए तो उसको प्रिवेंशन के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो डीवीटी प्रिवेंशन के लिए कई बार हमारे पास में स्कोरिंग सिस्टम होता है और उस स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि पेशेंट का रिस्क फॉर डीवीटी कितना है। एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि किस किस चीज़ों से डीवीटी का रिस्क बढ़ सकता है। नंबर 1, यदि आपकी फैमिली में अनप्रोवोक मतलब कारण बगैर डीवीटी किसी रिलेटिव को हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ ब्लड में थ्रोम्बोफिलिया म्यूटेशन करके एबनॉर्मलिटी हो सकती है। और वो थ्रोम्बोफिलिया म्यूटेशन रिलेटिव्स में हो तो आप भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ऐसा नहीं कि बहुत डिस्टेंट रिलेटिव, पर फर्स्ट डिग्री जैसे सिबलिंग में है या पेरेंट्स में, यदि वो थ्रोम्बोफिलिया म्यूटेशन की एबनॉर्मलिटी है कि जिसके कारण डीवीटी हुआ है तो वो तपास कर लेनी चाहिए, क्योंकि थ्रोम्बोफिलिया म्यूटेशन हो तो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है। सेकंड, यदि पेशेंट को अमुक एक प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, जैसे एसएलई है, एप्ला है, तो उसमें भी थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा, यदि पेशेंट को कैंसर है, कोई भी ब्लड कैंसर है या सॉलिड ऑर्गन कैंसर, तो उनमें भी रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है। चौथा, जो पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट होते हैं, बेड रिडन होते हैं, सिक होते हैं, मूवमेंट्स उनकी बहुत कम होती है, हाइड्रेशन अच्छा नहीं होता है, उन पेशेंट्स में भी रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इंक्रीज हो सकता है। तो इस तरह से जब भी कोई मरीज़ हमारे पास में आता है तो हम उनकी रिस्क प्रोफाइल देखते हैं कि यदि उस पेशेंट में हमको लगता है कि रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस ज़्यादा है तो डीवीटी होने के पहले ही उनको प्रिवेंटिव दवाइयाँ दी जाती है जिससे डीवीटी हो ही नहीं। क्योंकि डीवीटी यदि हो जाए तो उसके प्रिवेंशन के लिए मिनिमम 3 महीने की तो दवा देनी ही पड़ती है। और कई बार डीवीटी में प्रॉब्लम ये होता है कि वो साइलेंट डिजीज़ है। जिस तरह से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन साइलेंट डिजीज़ होती है, डीवीटी इज़ ऑल्सो साइलेंट। यदि आप डीवीटी का डेटा देखें और ऑल ओवर वर्ल्ड 80% पेशेंट को डीवीटी है ये पता ही नहीं चलता है। ओनली 100 में से 20% पेशेंट विल कम विथ सिम्टम्स। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, पैरों में स्वेलिंग है, हाथ में स्वेलिंग है, हेडेक है, ऐसे सिम्टम्स के साथ में केवल 20% पेशेंट आते हैं। 80% पेशेंट को मालूम ही नहीं रहता है कि उनके शरीर में किसी वेन में थ्रोम्बस हो गया है। और वो थ्रोम्बस एक्चुअली वी शुड हैव अ इंक्रीज सस्पिशन, हाई लेवल ऑफ सस्पिशन हो बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन, तो वो डायग्नोज किया जा सकता है। तो ये बिकॉज दिस इज अ एसिम्टोमेटिक डिजीज, मेनी टाइम सिम्टोमेटिक हो जाए तो अच्छी बात है कि तुरंत डायग्नोसिस हो सकता है, पर एसिम्टोमेटिक स्टेज में भी डायग्नोज किया जा सकता है। और इनफैक्ट एसिम्टोमेटिक स्टेज में डीवीटी होने के पहले उसको प्रिवेंट करने के यदि एक्शन लिया जाए, बिकॉज इफ देर आर एनी ट्रिगर्स एंड वी नो कि देर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इन दिस पेशेंट, उसको ट्रिगर होने के पहले यदि डीवीटी प्रिवेंट किया जाए
तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेप विच कैन बी टेकन फॉर अ DVT.